Now we'll be discussing second objective question of the revisionary test paper CA Intermediate November 2020 examination. Here what has been stated is Miss Chanchal, aged 45 years, provides the following data of her gross receipts for the financial year 18-19 and 19-20. So Chanchal has provided the data relating to the gross receipts. Financial year 18-19 receipts from business is 78 lakhs, receipts from profession is 43 lakhs, total gross receipts is 1 crore 21 lakhs. 19-20 में 85 lakhs है बिजनेस से रिसीट्स, 47 lakhs इज फ्रॉम प्रोफेशन और 1 करोड़ और 32 लाख रुपए की ग्रॉस रिसीट्स आ रही हैं इसकी. ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 19-20 शी पेड 1,20,000 to a contractor for polishing her old furniture, and she has taken services from renowned interior designers for self-occupied residential house property for which she paid 2,50,000 rupees. यानी अपने एक तो ओल्ड फर्नीचर का इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है पॉलिशिंग के रिलेशन में, उसके अलावा उसने इंटीरियर डिजाइनर से भी सर्विसेज अवेल करी है और वो है फॉर हर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और उसने 2.5 लाख रुपए का पेमेंट किया है. ऑन 28th of May 2019 शी सोल्ड वन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर ₹50 lakhs, 50 लाख में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेची. वैल्यू एडॉप्टेड फॉर पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटीज 52 lakhs. 50 लाख तो एक्चुअल कंसिडरेशन है, ठीक है. 52 लाख रुपए इसकी क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या एक्सीड कर रही है 105% ऑफ द कंसिडरेशन, ये एक्सीड नहीं कर रही है, ध्यान रखिएगा. तो यहाँ एक्चुअल कंसिडरेशन ही कैपिटल गेन्स कंप्यूट करते वक्त फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया जाता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ 50C. इट वाज परचेज्ड फॉर ₹40 लाख ऑन 28/4/2017. नाउ हियर द पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्सीड्स व्हाट 2 years. ये एक्सीड कर रहा है 2 साल. ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और इंडेक्सेशन के हिसाब से अपने को कैपिटल गेन कंप्यूट करना है. फिर ये बोल रहे हैं द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम अनलिस्टेड शेयर्स इज 7,80,000 रुपीज. ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म लॉस है. ड्यूरिंग द ईयर, पिछले साल का जो लॉस लाए अनलिस्टेड शेयर्स का, चंचल इनकर्ड 70,000 लॉस while trading in agricultural commodity derivatives. No CTD is paid. जहाँ एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव्स के रिलेशन में कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको ये नॉर्मल बिजनेस लॉस माना जाएगा, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस नहीं है ये, ठीक है. आगे देखिए, फ्रॉम द डिटेल्स गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन to questions given below. Mr. Chanchal, is Ms. Chanchal liable to tax audit under the Income Tax Act for previous year 19-20? अब देखिए, अगर ये बिजनेस की रिसीट्स इसकी 1 करोड़ से एक्सीड हो रही हो या प्रोफेशन की रिसीट्स 50 लाख से एक्सीड हो रही हो, तो फिर उसको क्या है, टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है सेक्शन 44AB के तहत. तो अब यहाँ पे बिजनेस की रिसीट्स इंडिविजुअली देखेंगे तो यहां ये कितना अमाउंट आ रहा है, 85 lakhs ही आ रही है, ये 85 lakhs आ रही है और प्रोफेशन की 47 lakhs आ रही है. तो हियर द इनकम दिस रिसीट्स डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट्स ऑफ टैक्स ऑडिट. तो ना तो उसको ऑडिट करानी है बिजनेस में ना प्रोफेशन में. As the gross receipts from business or profession, they are below the specified threshold limit of 1 crore and 50 lakhs respectively. तो फर्स्ट का आंसर तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर इस केस में बी हो जाएगा. अब देखिए, फर्स्ट का बी आ रहा है इसमें. सेकेंड इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय मिस चंचल फॉर प्रीवियस ईयर 19-20. अब यहां पे देखिए, उसको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 194C में उसको TDS करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स हुए हैं, या 194J के अंदर भी क्या है, ये जो इसने इंटीरियर डिजाइनर की सर्विसेज ली है ये अपने
खुद के पर्सनल यूज के लिए ली है, तो 194J के अंदर भी उसको एज सच TDS करने की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है. शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स फॉर दीज अंडर 194C एज वेल एज 194J. और इन्हीं के रिलेशन में 194 जो आपके M है उसमें भी देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, क्योंकि जो पेमेंट्स किए जा रहे हैं दे आर नॉट एक्सीडिंग वॉट रुपीज 50 lakhs, 50 लाख से एक्सीड नहीं कर रहे हैं पेमेंट्स. 194M के अंदर भी इन पेमेंट्स के रिलेशन में TDS की रिक्वायरमेंट नहीं है. और जब अपन 194IA की बात करते हैं जहां अपन पेमेंट कर रहे हैं फॉर हियर व्हाट फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जो पर्सन पे करता है उसको क्या है TDS करने की रिक्वायरमेंट रहती है. तो ये या तो एक बेच रहा है तो वहाँ TDS करने की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के अंदर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स बाय चंचल, कोई TDS करने की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है. फिर ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द अमाउंट एंड नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स, अमाउंट एंड नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ मिस्टर चंचल. तो मिस चंचल के एंड में जो कैपिटल गेन्स की बात हम कर रहे थे, तो देखिए 50 लाख रुपए का तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो गया, $50 lakhs हो गया. क्यों 50 lakhs हो गया? सिंस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 105% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन. फिर हमने ये बोला था ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्सीड कर रही है किससे, 24 मंथ से. तो लेस हो जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्शन. कितने में खरीदा था अपन ने ये हमने खरीदा है, वी हैव परचेज इट फॉर 40 लाख रुपीज. 40 लाख रुपीज. नीचे इंडेक्स आ जाएगा आपका 272 और ऊपर 289. नीचे इंडेक्स 272 आ गया, करंट ईयर का इंडेक्स 289 हो गया. तो इसकी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 40 lakhs इंटू 289 डिवाइडेड बाय 272 ये आता है 42 लाख और 50,000 रुपये. तो ये माइनस 50 लाख किया तो ये आ जाएगा 7.5 लाख रुपए का क्या आ रहा है, LTCG आ रहा है. LTCG 7.5 लाख रुपए. आंसर विल बी C, 7,50,000 LTCG. What is the amount of losses which can be carried forward for AY 21-22 assuming that business income 45 लाख है and income from profession 25 लाख है. तो PGBP की इनकम आ रही है कितनी, PGBP की इनकम आ रही है 45 lakhs plus 25 lakhs. PGBP income is there 70 lakhs less loss from commodity transaction, commodity speculation. 70 लाख का ये नॉर्मल बिजनेस लॉस रहेगा क्योंकि ऊपर आ रहा है ना 70 लाख रुपए का इसने लॉस इनकर किया है, तो ये अलाउ हो जाएगा. और 7,80,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में से एडजस्ट हो जाएगा. तो ये तो हो जाएगी, बिजनेस इनकम तो नील हो गई. कैपिटल गेन्स आ रहे थे अपने 7,50,000 के LTCG. ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है 7,80,000 का. तो ये एडजस्ट हो जाएगा और 30,000 रुपए का ये लॉस रह जाएगा. तो 30,000 रुपए का लॉस 74 के अंदर क्या है, ये कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा. तो आंसर विल बी सी इन दिस केस. 74 के अंदर 30,000 रुपए का नुकसान ये कैरी फॉरवर्ड होगा. बिजनेस इनकम हो जाएगी नील, बिजनेस इनकम नील हो जाएगी. तो ये अपन ने क्वेश्चन देखा, दिस वाज आल्सो केस बेस्ड स्टडी. अब देखिए मिस्टर ए एज 45 ईयर्स है, सोल्ड एन एग्रीकल्चरल लैंड फॉर 52 लाख रुपीज ऑन 4/10/19, एक्वायर्ड एट 49.25 lakhs on 13/9/18, which is situated at 7 kilometers from the jurisdiction of a municipality
हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4 lakhs। तो अब ये देखिए, अगर अर्बन एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड है, पॉपुलेशन जहाँ 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख से एक्सीड नहीं कर रही, तो इट मस्ट बी लोकेटेड एटलीस्ट 2 kilometers अवे फ्रॉम द एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड। तो ये आपके इसकी म्यूनिसिपैलिटी, और जिसकी म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है पर 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो वो अर्बन एरिया के अंदर तब नहीं आएगा जब वो 6 किलोमीटर अवे हो। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से एक्सीड करती है तो इट मस्ट बी 8 kilometers अवे फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड। ये अपन ने कैपिटल एसेट की जब अपन डिस्कशन कर रहे थे तब अपन ने डिस्कस किया था कैपिटल एसेट के रिलेशन में। तो अब यहाँ पे जो ये एग्रीकल्चरल लैंड जो बेचा जा रहा है वो 7 किलोमीटर अवे है फ्रॉम द jurisdiction ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट jurisdiction ऑफ म्यूनिसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4 लाख। तो इट्स व्हाट, अ रूरल एग्री लैंड। और दूसरा वाला देखिए आगे क्या कह रहे हैं, एंड ऑल्सो another agricultural land for 53 lakhs on 12/12/19, acquired for 46 lakhs on 15/2/18. This is 1.5 kilometers from jurisdiction of municipality having population of 12,000. तो अगर ये 2 किलोमीटर फार ऑफ होता तब तो ये क्या होता, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होता, पर ये अब अर्बन एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड है, तो ये कैपिटल एसेट है। अर्बन एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड इज द कैपिटल एसेट। और ये अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में बेचा है, 53 lakhs में बेच दिया है। 18 में खरीदा था और 19 में बेच दिया। पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल से ज्यादा नहीं है तो कॉस्ट सेक्शन लेस हो जाएगी इसमें से। कितने में खरीदा था, 46 लाख में खरीदा था। तो यहाँ पे पहला तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, दूसरा कैपिटल एसेट है और 7 लाख रुपए का आपके क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। यहाँ 7 लाख रुपए का आपके क्या है, 7 lakh rupees विल बी बॉट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर अर्जुन होल्डिंग 1000 shares of X Limited acquired on 1/7/18 for ₹600 per share, sold 500 shares to Mr. Shaurya on 1/5/19 at rate of 550 per share। यानी उसने, अर्जुन ने शौर्य को बेच दिए शेयर्स। कितने शेयर्स बेच दिए, 500 शेयर्स बेच दिए। 1/5/2019 को बेच दिए। किस रेट पे बेच दिए, 550 रुपए पर शेयर के हिसाब से इसने बेच दिए। एक्स लिमिटेड कब बेचे, 1/5/19 को। एक्स लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड 65 पर शेयर, 65 पर शेयर ये डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये 20/7/2019 को डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ठीक है। बीइंग द रिकॉर्ड डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, शौर्य सोल्ड 300 शेयर्स, 300 शेयर शौर्य ने बेच दिए 475 के हिसाब से। कब, दे हैव बीन सोल्ड ऑन 28/9/19, acquired for 550, sold for 475, and balance 200 shares ये कब बेचे, the same has been sold 450 के हिसाब से। they have been sold on 28/10/19। apart from above mentioned information, Shaurya was having only LTCG from sale of unlisted shares 50,000 rupees। LTCG आ रहा है सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स पे 50,000 rupees। Assuming that Mr. Shaurya has no other income, आपको टोटल इनकम निकालनी है। तो देखिए यहां 94/7 डिविडेंड स्ट्रिपिंग वाला केस अप्लाई हो रहा है। इफ शेयर्स आर परचेज्ड विद इन 3 months prior to record date and sold within 3 months after such date, तो जो भी लॉस अराइज हो रहा है
to the extent of dividend income, to the extent of dividend income, जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज हो रहा है, टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड इनकम विल नॉट बी अलाउड टू बी एडजस्टेड, उसको एडजस्ट नहीं करने दिया जाएगा। तो अब देखिए, इसने 1/5/2019 को खरीदे, रिकॉर्ड डेट है 20/7/2019, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months प्रायर टू रिकॉर्ड डेट खरीद लिए इसने। मई में खरीदे, जुलाई में डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, एंड विद इन 3 months आफ्टर सच डेट इसने ये बेच दिए। विद इन 3 months आफ्टर सच डेट ये बेच दिए। कितने शेयर्स बेच दिए इसने? 300 शेयर्स बेच दिए। 300 शेयर्स बेचे, ये बेचे हैं इसने 475 के हिसाब से, और खरीदे कितने थे? 550 के हिसाब से। तो एक तरह से नुकसान कितना हो गया? नुकसान हो गया आपको 475 माइनस 550, 75 इंटू 300, 75 इंटू 300, ये नुकसान है। 22,500 का दिस इज लॉस। कितने एक्सटेंट तक का नुकसान हो गया? 22,500 का आपको नुकसान हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। डिविडेंड कितना मिल गया आपको इन 300 शेयर्स पे? 300 शेयर्स पे डिविडेंड मिल गया 65 रुपीज के हिसाब से। तो 300 इंटू 65 यानी 19,500 इज अ डिविडेंड। तो लॉस विच कुड बी एडजस्टेड, जो कि लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो अलाउ होएगा वो 3,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अलाउ होएगा, 3,000 का STCL अलाउ होएगा। और दूसरे शेयर्स तो आफ्टर 3 months आफ्टर द डेट बेचे, दूसरे शेयर्स तो 3 months आफ्टर द रिकॉर्ड डेट बेचे, यानी दिस इज 27 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 28/10 को बेचे हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ कितना है? बाकी के कितने शेयर्स बेचे हैं इसने? 200 शेयर्स अपार्ट दिस बैलेंस 200 इंटू 450, कॉस्ट सेक्शन कितनी है? 200 इंटू 550, तो ये हो गई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 200 इंटू 450, दैट इज 90,000 रुपीज। खरीदे कितने थे? 200 इंटू 550, 1,10,000 रुपीज में खरीदे थे। तो ये 20,000 रुपए का नुकसान हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो STCL कितना हो गया? STCL हो गया अपना कितना? 23,000 रुपीज का। और ये कह रहे हैं LTCG आ रहा है अपना 50,000 का। LTCG आ रहा है अपना 50,000 का मतलब अनलिस्टेड शेयर्स का। तो ये तो नुकसान है, ये गेन है। तो 27,000 रुपए का इसकी क्या आ जाएगी? टोटल इनकम आ जाएगी। तो ये आप पूछ रहे हैं कि अज्यूमिंग शौर्य हैज नो अदर इनकम, टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? 27,000 रुपए की इसकी क्या है? टोटल इनकम इस केस के अंदर आएगी। तो दिस इज अ केस ऑफ डिविडेंड स्ट्रिपिंग इन केस ए पर्सन परचेजेस शेयर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months प्रायर टू रिकॉर्ड डेट, फिर डिविडेंड मिलता है, फिर वो शेयर्स को बेच देता है। तो जितने एक्सटेंट तक का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो आपको राइज हुआ है, टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड इनकम विच वी हैव रिसीव्ड, द सेम विल नॉट बी अलाउड टू बी सेट ऑफ, और बैलेंस लॉस ही आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो पहले शेयर्स तो उसने 3 महीने में बेच दिए, इसलिए जो नुकसान हुआ अपना जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया 22,500 का, तो टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड ऑन सच शेयर्स, डिविडेंड अपने को मिला है 65 रुपीज के हिसाब से 300 शेयर का। तो डिविडेंड जितना आपको मिल रहा है उस एक्सटेंट तक का जो नुकसान है वो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बैलेंस ही आप एडजस्ट कर पाएंगे, और बाकी के तो लॉस अलाउ होएगा ही होएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर से एन अमाउंट ऑफ 40,000 was paid to Mr. X on 1/7/2019 towards fees for professional services without deduction of tax at source. TDS नहीं काटा, तो और आपने TDS नहीं काटा, तो आप असेसी इन डिफॉल्ट हो जाओगे और 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। TDS काटते हो, डिडक्टेड,
बट नॉट डिपॉजिटेड, और ज्यादा बेहतरीन काम किया आपने, डिडक्ट करके आपने जमा नहीं करा रही हो, डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी व्हाट 1.5% पर मंथ। तो अब देखिए इसने 40,000 रुपए का ये पेमेंट किया है 1/7/2019 को, बट ही हैज नॉट डिपॉजिटेड द टैक्स, ही हैज नॉट डिडक्टेड द टैक्स। एक 50,000 का पेमेंट करा इसने ड्यू ऑन 28 फरवरी, फॉर विच टैक्स वॉज डिडक्टेड ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ 90,000, पुराने वाले अमाउंट पे भी डिडक्ट कर लिया। हाउएवर 9,000 वॉज डिपॉजिटेड ऑन 22/6/2020, डिटरमाइन द इंटरेस्ट विच हैज बीन चार्जेबल अंडर सेक्शन 2011A। तो देखिए फॉर नॉन डिडक्शन इट विल बी फ्रॉम 1 जुलाई 2019 से लेके 28 जो फरवरी है 2020 तक, जब तक आपने डिडक्ट नहीं किया, यू विल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 1% पर मंथ। क्या अमाउंट आ गया 40,000 पे 1% पर मंथ के हिसाब से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इतने महीने का आपको क्या हो जाएगा शॉर्टफॉल रहेगा, जनवरी और फरवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो यहाँ आ जाएगा आपके 8 मंथ्स का एक तरह से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो रही है 320, ये आ जाएगी। फिर आपके फरवरी ऑनवर्ड्स जो आपने डिडक्ट किया पर वो जमा नहीं कराया, ये जमा कराना था आपको 28 फरवरी 2020 को, पर आपने ये डिपॉजिट नहीं कराया, तो उस केस के अंदर हमारे लग जाएगा ये इंटरेस्ट 9,000 पे। इट इज मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, 1% into 4 months, 90,000 into 1.5%, डिडक्ट करके नहीं जमा करा रहे तो 1.5% है, into 4 months। तो ये कितना हो जाएगा 360 into 1.5 into 1.5% into 4 months, 540। So total amount will be what? 860 is the amount which is required to be what? Deducted interest amount which is not paid, this will be liable to be paid. 860 is the amount here. 860 देना होगा। रेफर सेक्शन 201। अपन ने ये कैलकुलेशन अपनी बुक में भी दे रखी है, क्वेश्चन भी अपन ने क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया था इसका, ये इस क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट, मिस्टर निशांत, अ रेजिडेंट but not ordinarily resident for previous year 18-19, R and NOR है ये 18-19 में, और R and OR है, resident and ordinarily resident है in 19-20। He has received rent from property in Canada 1 lakh during 18-19. Rent is received in Canada. In Canada, he has received the rent in Canada. 1 लाख रुपए की रेंट रिसीव हुई है कनाडा में। He has received this rent in Canada. वहीं डिपॉजिट करा दी इसने, वहीं डिपॉजिट करा दी, और 19-20 के अंदर इसको रेमिट किया है, इसको रेमिटेंस कर दिया, रेमिटेंस हुई अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल से। तो यहां इनकम इज व्हाट? इनकम इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, यह इनकम आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई है, बट सब्सिक्वेंटली रेमिटेड, बट व्हाट? सब्सिक्वेंटली रेमिटेड। और अपने को पता है रिसिप्ट इन इंडिया टैक्सेबल होती है, रेमिटेंस टैक्सेबल नहीं होती है। इज सच रेंट टैक्सेबल इन इंडिया एंड इफ सो हाउ मच? तो ये रेंट टैक्सेबल नहीं होगी 18-19 में, इसलिए टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि ये एनओआर है। अगर ये एनआर, अगर ये रेजिडेंट होता तब तो उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती, पर तो ये एनओआर इसलिए टैक्सेबल नहीं हुई। और जब अगले साल वो रेजिडेंट बना तो वो रेमिटेंस है, तो ये दोनों ही केस में टैक्सेबल, दोनों ही ईयर्स में टैक्सेबल नहीं है। तो नो सच रेंट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया
आइदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 19-20। तो पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, और तीसरा ऑप्शन भी इस केस के अंदर क्या है, गलत है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन दे आर नॉट करेक्ट इन दिस केस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। मिस्टर दिनेश, अ रेजिडेंट in India, has gross total income of rupees 2,30,000 comprising of interest on saving account, rental income during 1920. He incurred expenditure of rupees 2 lakh for his son for a study tour to Europe. Now his GTI is 2,30,000 only. His income does not exceed maximum amount not chargeable to tax. His income does not exceed what? Maximum amount not chargeable to tax. If they are asking whether he is required to furnish the return of income for assessment year 2021 and if yes, what is the due date? तो अब इसने एक्सपेंडिचर इनकर किया है फॉरेन ट्रेवल का। अगर ये एक्सपेंडिचर इनकर करता है फॉरेन ट्रेवल का एक्सीडिंग रुपीज 2 lakhs, तब इसको क्या है, रिटर्न फर्निश करना पड़ता, खुद के लिए करे या किसी और के लिए करे। पर यहां तो 2 लाख ही किया है, तो एज सच इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश व्हाट, द रिटर्न ऑफ इनकम, इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 139 में हमने डिस्कस किया था, 139(1) के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर निहार मेंटेन्स अ सेविंग अकाउंट and a current account in Mira Bank Limited, and withdrawals from the various dates are in 1920 are as follows. इसके ये withdrawals दे रखे हैं various dates को। तो अभी अपन ने देखा था, we have discussed कि these withdrawals are there। कैश विड्रॉल हुआ है सेविंग अकाउंट से, करेंट अकाउंट से अगले टाइम में, फिर सेविंग से, फिर करेंट से, फिर सेविंग से, फिर करेंट से, फिर सेविंग से, इस तरह से विड्रॉल की पोजीशन इन्होंने दे रखी है। इज मीरा बैंक लिमिटेड रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन विड्रॉल्स? ये पूछ रहे हैं कि मीरा बैंक लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन विड्रॉल्स मेड बाय निहार ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920? इफ यस, टू व्हाट एक्सटेंट द अमाउंट ऑफ टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड? तो देखिए, वी हैव सीन दैट वन न्यू सेक्शन 194N हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, और अगर आप 1 करोड़ से एक्सीड करते हुए, एक्सीड कर रहे हैं 1 करोड़ से, कैश विड्रॉल्स करते हो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1/9/2019 से, तो आपके टीडीएस होगा एट रेट ऑफ 2% इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 करोड़ जो भी आपने कैश विड्रॉल्स किए। अब जब कैश विड्रॉल की बात करते हैं तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का हम देखते हैं। जब कैश विड्रॉल की बात कर रहे हैं हम पूरे फाइनेंशियल ईयर का देखते हैं कि कितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया है। तो देखिए 15 लाख प्लस 22 लाख प्लस 20 लाख प्लस 35 लाख प्लस 38 लाख प्लस 25 लाख जो अपने अकाउंट से आप विड्रॉ कर रहे हो। तो 15 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 5 plus 38 plus 25. So this much amount has been what? Withdrawn. 15, 22 plus 20 plus 5 plus 38 plus 25. Said amount has been withdrawn from the account. The total amount withdrawn is 1 crore 60 lakhs. In aggregate, it is 1 crore 60 lakhs. Tax will be deducted at source at rate of 2% under section 194N, यानी TDS होगा इस केस के अंदर 2% की रेट से। तो एक तो कह रहा है no TDS is required to be deducted as aggregate cash withdrawals on or after 1/9/2019 does not exceed 2 crores. ये सही नहीं है क्योंकि आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के विड्रॉल देखने होंगे, इसके रिलेशन में रूलिंग आई हुई है। No TDS is required to be deducted as cash withdrawal does not exceed 1 crore neither in savings account nor in current account. यहाँ सेविंग और करंट अकाउंट इन एग्रीगेट करके
आपका देखा जाएगा, ठीक है, वेदर द सेम हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम वन और मोर अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द रेसिपिएंट. Then TDS of 60,000 is required to be deducted. In excess of 1 crore, in excess of 1 crore, 2% tax will be what? Deducted. So basically on 60 lakh, 2% tax will be deducted. Rate is 2%. So TDS will be what? 12 lakh and 20,000 rupees. 1 crore 60 लाख, 1 करोड़ के एक्सेस में 60 लाख विड्रॉ किए हैं इसमें, तो इसलिए 60 लाख पे 2% की रेट से क्या होगा? TDS किया जाएगा. So these were the multiple choice questions, objective questions which we have discussed. बहुत अच्छे questions बनाए इंस्टीट्यूट ने इंटर लेवल के हिसाब से. आपको उनको क्या है, अच्छी से एक बार करना है. प्रोविजंस मोर और लेस अमेंडमेंट फोकस भी हैं, इसलिए आप इनको अच्छी से करिएगा. इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और वही इसी तरह के क्वेश्चंस अपन ने भी अपने जो MCQ का पैनल है जो कि ऑटोमेटिक ऑपरेट करता है, अलॉन्ग विद दी फुल सजेस्टेड आंसर्स, उसके अंदर क्या है दे रखे. 2000 MCQs आर देयर कवरिंग इनकम टैक्स एंड GST लॉस. अब जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो इनडायरेक्ट टैक्स लॉस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे.